से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हमने खुद से बनाया है मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली परीक्षा में जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप गारंटी ये मान के चलिए कि मैंने यहाँ तक ये कवर किया है कि आपका 90% प्लस, क्या 90% प्लस क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं, अलग नहीं जाने वाला है। तो ये पेपर बनाने में थोड़ा समय लेट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है, आराम से सारे प्रश्नों के जवाब आराम से आप दे पाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसमें जो है हमने कवर करने का प्रयास किया है कि प्रश्न पत्र कैसे आएगा, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका हमें जवाब किस प्रकार से देना, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अति लघु उत्तरीय वाले को, फिर लघु उत्तरीय वाले को, फिर दीर्घ उत्तरीय वाले सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका प्रश्न पत्र नंबर 1 है समाजशास्त्र का, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। ठीक है, ये प्रश्न पत्र का नाम है। आपको कुछ इस प्रकार से आपको पेपर मिलेगा। थोड़ी हैंड राइटिंग सही नहीं है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसी हर हैंड राइटिंग वैसे हमने लिखा है, तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहले आपको ऐसे खंड मिलेगा, ठीक है, और सभी खंड के नीचे आपको एक निर्देश दिए होंगे, एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा नोट करके। ठीक है, वहाँ पे पहला तो आपको लिखा होगा कि सभी प्रश्नों को करना आपके लिए क्या है, अनिवार्य है। और दूसरा वहाँ पे ये लिखा होगा कि सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग कितने 50 शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि अति लघु उत्तरीय जो है 50 वर्ड में आपको पूरा करना होता है। तो इसमें देखते हैं आपका प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको एक एक करके आपको रट लेना है, क्योंकि ये कोई ना कोई परीक्षा में आया जरूर है और आपकी आने वाली परीक्षा में भी क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यही प्रश्न हो सकता है कि हूबहू मिल जाए। जैसे इसमें से कुछ प्रश्न हैं, जाति वाला है, प्रत्यक्षवाद है, सामाजिक विचारों का इतिहास है, पुरुषार्थ है, वर्ग संघर्ष है। ये सारे प्रश्न जो हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है ये 10 के 10 आ जाएं, कोई ताजुब की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विचारधारा क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सामाजिक विचारधारा या सामाजिक विचार कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि पेपर का ही नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास, आपको बताना रहेगा। ये प्रश्न पत्र जो है 2019 और 2020 दोनों में पूछा गया था। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे जो व्यक्ति होता है आपको जवाब किस प्रकार से देना है। तो आपको लिखना है व्यक्ति की केवल आर्थिक आवश्यकताएं ही नहीं होती हैं, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्ति केवल आर्थिक आवश्यकताओं के ऊपर नहीं चलता है कि पैसा कमाओ, यही उसकी आवश्यकता नहीं होती है। वह अर्थ प्रधान प्राणी नहीं है। अर्थ प्रधान का मतलब यहाँ पे अर्थ से नहीं लिया गया, अर्थ का मतलब यहाँ पे धन से लिया गया है कि ये धन प्रधान नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। ठीक है, अपितु वह सामाजिक प्राणी भी है। सामाजिक प्राणी मतलब एक समाज में रहेगा, एक माहौल में जिएगा। ठीक है, एक उसका वातावरण होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, उसी को हम समाज, समुदाय, परिवार, कई परिवारों से मिलकर एक समुदाय बनता है, कई समुदायों से मिलकर एक समाज बनता है। तो समाज में कम लोग नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और सभी से हिल मिल के रहना होता है। ठीक है, तो वो क्या है, सामाजिक प्राणी है। वह एक ऐसा प्राणी है जो अन्य सामाजिक प्राणियों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। मतलब कह रहे हैं कि वह एक ऐसा प्राणी है जो क्या करता है कि उसके आस पड़ोस के जो अन्य प्राणी रह रहे हैं उनके साथ वो क्या करना चाहता है, अपना संबंध स्थापित करना चाहता है। वह यह भी चाहता है कि अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, और वो ये भी चाहता है कि वो अपनी समस्याओं का क्या कर सके, समाधान कर सके। ध्यान से सुनिएगा, आपको 50 शब्द में जवाब देने हैं, तो मैं 50 के 50 शब्द पूरा कर रहा हूँ। मर्जी कहे तो आप इन चीज़ों को अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। ये एक ही आपका मॉडल पेपर आपके लिए 90% प्रश्न आपका प्लस प्रश्न आपके आएगा। अगर आपने अच्छे से लिख लिया तो 75+% आपके नंबर बनने हैं। 75% से ऊपर ऊपर ही बनने हैं, कम नहीं बनने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आपको तैयारी जोरों तोड़ से करनी है, तो आप ये पूरा एकदम तैयार करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न एकदम आना तय है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि वह यह भी चाहता है कि अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, उसको जो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं उनका समाधान करना भी वो चाहता है। अपनी सामाजिक समस्याओं के समाधान और सामाजिक संबंधों की स्थापना के संदर्भ में जो चिंतन किया जाता है उसे ही सामाजिक विचार या सामाजिक विचारधारा के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। इस प्रकार से आपको पहले प्रश्न का जवाब दे देना रहेगा। दूसरा प्रश्न, पहले का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? पहले का दूसरा प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो कह रहा है कि प्रत्यक्षवाद क्या है। आपको यहाँ पे बताना है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, बता सकते हैं, या प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं आप बता दीजिए, जो कुछ भी आपको आता हो प्रत्यक्षवाद, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न आपको दे देगा, प्रत्यक्षवाद लिख के इसे छोड़ देगा और आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि प्रत्यक्षवाद है भी क्या और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, दोनों चीज बता दे रहा हूँ। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और 21 में पेपर ही नहीं हुआ था, 20 में पेपर हुआ था, तो 22 में आना एकदम तय है, आप ये समझ के चलिएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं प्रत्यक्षवाद पहले आपको किस प्रकार से इसका जवाब देना होगा। तो आप पहले डाल दीजिएगा हेडिंग प्रत्यक्षवाद, ठीक है। उसको हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा, वो हाईलाइटर आता है ब्लू, क्या बोलते हैं, एक हल्का येलो कलर का, तो वो वाला ले लीजिएगा। रेड कलर में भी आता है, तो जो आपको अच्छा लगे, पसंद लगे, वो ले लीजिएगा। ये आपके जो जितने भी ये क्या होते हैं हेडिंग्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपका नंबर बनाते हैं। तो इसको डालिएगा पहले क्या, प्रत्यक्षवाद। उसमें आपको लिखना रहेगा कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही कामटे का प्रत्यक्षवाद है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको पहले का प्रत्यक्षवाद का जो है क्या परिभाषा दे देनी रहेगी। फिर से आप सुन लीजिएगा, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना, उन्हें समझना ही कामटे का प्रत्यक्षवाद है। इस प्रकार से आपको प्रत्यक्षवाद की वो देनी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप डाल सकते हैं, आगे लिख सकते हैं कि रोलिन चैम्बल्स, क्या रोल रोल सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही, तो रोलिन चैम्बल्स ने प्रत्यक्षवाद की निम्न विशेषताएं बताई हैं। आप उनको वहाँ पे कुछ विशेषताएं भी लिख सकते हैं, 7 से 8 विशेषताएं मैं बता दे रहा हूँ, जिनमें से आप 5 तो एकदम मिनिमम याद करके ही रखिएगा। पहला क्या है प्रत्यक्षवाद की विशेषता, कि प्रत्यक्षवाद अलौकिक शक्तियों से संबंधित होने के कारण ये क्या अनीश्वरवादी नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये प्रत्यक्षवाद है, ये अलौकिक शक्तियों से असंबंधित होने के कारण, मतलब इसका जो संबंध है वो अलौकिक शक्तियों से नहीं है, यही कारण है कि ये क्या अनीश्वरवादी नहीं है, ये ईश्वर को मानता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं, दूसरी विशेषता ये है कि यह भाग्यवादी नहीं है, ये भाग्य पर कोई विश्वास नहीं रखता है, भाग्य नाम की चीज कोई भी होती है, ठीक है। तीसरा इसकी विशेषता ये है कि यह आशावादी नहीं है। आपको ध्यान में रखना, ये आशा भी नहीं रखता है, जो आप काम करोगे उसका फल मिलेगा, इसका डायरेक्ट कहना यही है, ठीक है। चौथी विशेषता यह है कि यह भौतिकवादी भी नहीं है। मतलब आपको ध्यान में रखना, यह भौतिकवादी भी नहीं है, क्योंकि यह भौतिक शक्तियों को बौद्धिक शक्तियों के अधीन करता है, ठीक है। पांचवा नंबर पर विशेषता इसकी ये है कि इसका संबंध वास्तविकता से है। किससे है मेरे प्यारे दोस्त? वास्तविकता से है। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा जैसे पंडित जी कथा भागवत कहते हैं, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, जैसे भी आपको समझ में आ जाए, मेरा क्या है, मेरा काम तो यही है समझाना, आपको जैसे भी समझ में आ जाए बढ़िया है, ठीक है। छठी विशेषता ये है कि इसका संबंध उपयोगी ज्ञान से है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, इसका संबंध क्या है, उपयोगी ज्ञान से है, ना कि समस्त ज्ञान से है। सातवीं विशेषता इसकी ये है कि इसका संबंध यथार्थ ज्ञान से है। क्या है? यथार्थ ज्ञान से इसका संबंध है। ये सारी चीज़ें आप एक एक करके उतारते चलिए। अगर एक बार आप हमारे साथ साथ अगर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देंगे, तो मेरा कहना मानिए कि आप वहाँ पे 90 से 90% जो क्वेश्चन है आप वहाँ पे करके आएंगे, और आपका 70 से 75% या उससे ज़्यादा भी बन सकता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रही, आपने अच्छा लिखा है, तो ये मान के चलिए, ठीक है। सातवीं विशेषता मैंने बता दी। आठवीं विशेषता ये है कि इसका संबंध सापेक्ष से है, ना कि निरपेक्ष से है, ठीक है। आठवीं विशेषता और आखिरी विशेषता ये फिर से सुन लीजिए कि इसका संबंध सापेक्ष से है, ना कि निरपेक्ष से है। किसका? प्रत्यक्षवाद का। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आई होप ये प्रत्यक्षवाद वाला आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखते हैं, तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है जाति, ठीक है। ऐसे जाति लिख के छोड़ देगा, फिर यह लिख देगा जाति से आप क्या समझते हैं, या जाति को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। और ये भी 2019 और 20 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और जाति, जो इसका आपको जवाब इस प्रकार से देना होगा, पहले आपको जाति एक सुंदर सी हेडिंग डाल लेनी होगी, उसके बाद आंसर में ये लिखना होगा, जाति शब्द संस्कृत की जनि अर्थात जन धातु से किंत प्रत्यय लगाकर बनी है, ठीक है। ये जो आपका कित्न है वो इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, का आधा का
ता पर छोटी मात्रा ती और उसके बाद न और ना में हलंत लगा देना है। कितन प्रत्यय से लगा कर ये क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि समान जन्म वाले लोगों का समूह। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समान जन्म वाले लोगों का समूह। वर्तमान भारतीय समाज जातीय सामाजिक इकाइयों से गठित और विभक्त है। आपको इस प्रकार से इसका जवाब दे देना होगा। इतना ही है। फिर से आप सुन लीजिए। जाति शब्द संस्कृत की जन या फिर जन धातु से कितन क्या कितन प्रत्यय लगाकर बना है। इसका अर्थ होता है कि समान जन्म वाले लोगों का समूह। वर्तमान भारतीय समाज जातीय सामाजिक इकाइयों से गठित और विभक्त है। ठीक है, इस प्रकार से आपको तीसरे नंबर प्रश्न का जवाब भी दे देना होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आपसे पूछ लेता है मेरे प्यारे दोस्त कि आत्महत्या क्या है। ठीक है, आत्महत्या के बारे में आपको बताना रहेगा। तो आत्महत्या के बारे में या तो ये पूछ सकता है कि आत्महत्या क्या है, या आत्महत्या की विशेषता बताइए, या आत्महत्या के प्रकार बताइए, या आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको जो भी आत्महत्या के बारे में आता हो वो आप आराम से बता दीजिए। ठीक है, तो हम जो है ले चलते हैं दुर्खीम की दुर्खीम का एक आत्महत्या का सिद्धांत है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसमें समाजशास्त्र में। तो आपको ध्यान में रखना है, उसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखना है, आपको पहले लिखना है दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत, ये आपको हेडिंग डाल लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत उनकी पुस्तक द सुसाइड में व्यक्त किया गया है। जो दुर्खीम है उनकी जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो उनकी पुस्तक, एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उनकी फेमस पुस्तक है, बुक है, वो क्या कह द सुसाइड नाम से है। उसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को व्यक्त किया है। दुर्खीम ने आत्महत्या को सामाजिक समस्या मानकर उस पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया है। ठीक है, जो दुर्खीम जी हैं उन्होंने जो आत्महत्या है उसको सामाजिक समस्या मानी है, और उसके बाद मानकर उस पर क्या किया है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या किया, अपना विचार प्रस्तुत किया है। दुर्खीम समाज में आत्महत्या को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। मतलब कह रहे हैं बिना किसी प्रेरणा के आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता है, प्रेरणा के वजह से ही आदमी क्या करेगा, आत्महत्या करेगा। मतलब कोई आदमी ऐसा है जिसको हर जगह से कोसा जा रहा है, उसको प्रेरित किया जा रहा है कि तुम भाई बेकार में पैदा हो गए, तुम्हारे पैदा होने से कोई लाभ ही नहीं है। तो जब आदमी के ऊपर बार बार प्रेस किया जाएगा, बार बार प्रेस किया जाएगा, तो वो क्या करेगा, ऊब के आत्महत्या कर लेगा। ये मानना किसका है, दुर्खीम जी का मानना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि दुर्खीम के अनुसार समाज के कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को आत्महत्या की प्रेरणा देती हैं। मतलब उनका ये मानना है कि समाज में कुछ ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो मनुष्य को आत्महत्या करने की क्या देती हैं, प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती हैं, एक मोटिव देती हैं। यह सामूहिक शक्ति सामाजिक यह सामूहिक शक्ति सामाजिक जीवन की परिस्थिति से उत्पन्न होती है। मतलब कह रहे हैं कि जब कोई आप सामूहिक शक्ति या फिर सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें ये आत्महत्या वाला सिचुएशन आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जाति तो हो चुका है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपसे पूछ लेगा वर्ण। वर्ण के बारे में आपको बताना रहेगा, वर्ण क्या है या वर्ण के प्रकार क्या हैं, ये कुछ भी पूछ सकता है, वर्ण की विशेषता क्या है। तो आपको जो कुछ भी आता हो वो ध्यान में आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 2019 और 20 में दोनों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वर्ण ये प्रश्न पूछा गया था। बात करें, आपको जवाब इस प्रकार से देना है, पहले आपको वर्ण हेडिंग डाल लेनी है, फिर उसके बाद लिखना है व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर कर्म विभाजन करने को ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति की कार्य क्षमता होती है, जैसे पंडित लोग जो होते हैं वो कथा बांधने में एक्सपर्ट होते हैं, ठाकुर वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको लड़ाई वगैरह में ज़्यादा ध्यान रखता है, राजनीति लड़ाई, तो वो अपना काम करते हैं। नाई होते हैं, नाई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाल काटने में एक्सपर्ट होते हैं। तो अपना अपना जो काम होता है उसी कार्य क्षमता के आधार पर उनको बांटा जाता है, वही क्या कहलाता है, वर्ण व्यवस्था कहलाता है। जिस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति अपने कार्य क्षमता के आधार पर कर्म का वर्ण करता है। मतलब कह रहे हैं कि जिस व्यवस्था के द्वारा क्या करता है, व्यक्ति अपने कार्य क्षमता, उसकी जो कार्य क्षमता है उसके आधार पर अपने काम का वर्ण करता है, मतलब अपने काम को अपनाता है, वह वर्ण व्यवस्था कहलाती है। इस प्रकार से आपको 50 शब्दों में ये भी बता देना रहेगा। ठीक है, देखते हैं। फिर इसके बाद आपका मेरे प्यारे दोस्त छठा नंबर प्रश्न आ जाता है। छठा तिलगुत्तरे का छठा नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है कि पुरुषार्थ क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है,
पुरुषार्थ के बारे में बताना है तो पुरुषार्थ ये देखिए 2019 और 20 में दोनों में पूछा गया प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने बताया, सारे के सारे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर है, आप साथ साथ में एक कॉपी में अगर लिखते चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ध्यान दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है यार तो खटाखट लाइक करो। मैं भी मेहनत करता हूँ, इन चीज़ों को तैयार करता हूँ, फिर आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, तो थोड़ी बहुत जो मेहनत करता हूँ उसके लिए आपके लिए साथ एक लाइक तो बनता है। आराम से लाइक कर दो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में ये भी बताओ कि सर पसंद आ रहा है, जल्दी से दूसरे पेपर की भी दूसरे पेपर का भी मॉडल पेपर बनाइए। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में मुझे दिखाई पड़ेगा कि आप भी एक्साइटमेंट हैं, कमेंट में लगातार कर रहे हैं, सर हाँ दूसरे पेपर बनाइए, दूसरा पेपर बनाइए, तो जब ऐसे आप बताएंगे तो मेरा भी मन खुश होगा और मैं भी सोचूंगा कि हाँ चलो ठीक है दूसरा पेपर बना ही देते हैं। जब आप पहले ही पेपर में कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरा क्या जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे लगेगा कि मॉडल पेपर शायद आपको नहीं पसंद आ रहा है या आप इनसे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप थोड़े बहुत भी एक्साइट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने तरीके से दिखाइए, कमेंट में आइए, बताइए सर जो है दूसरा पेपर बनाइए, तीसरा पेपर बनाइए, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, लाइक कर दीजिए। आपके साथ में कई बच्चे पढ़ भी रहे होंगे जिनको आप जानते होंगे, नंबर में जुड़े होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे तो आप आजकल लोग मिल ही जाते हैं। तो जो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ इन वीडियो को शेयर भी कीजिए, बताइए सर को सपोर्ट कीजिए। तो इन सब चीज़ों को जब आप करते हैं तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ठीक है, तबीयत ख़राब थी इसलिए आपकी क्लासें चल नहीं पा रही थी, अब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई है। तो आप भी थोड़ा बहुत मोटिवेट कीजिए हमको कि जो सर क्लास लगातार जारी रखिए, तो मेरा भी मन लगेगा और आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं पुरुषार्थ के बारे में। तो आपको पुरुषार्थ हेडिंग डाल लेनी रहेगी और पुरुषार्थ से तात्पर्य आपको इस प्रकार से उसका उत्तर देना होगा कि पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। जो पुरुषार्थ होता है इसका तात्पर्य हम मानव का जो लक्ष्य होता है या फिर जो उद्देश्य होता है उसी से हम लेते हैं। ठीक है, बात करें पुरुषार्थ जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला पुरुष, दूसरा अर्थ। ठीक है, पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है। पुरुष का यहाँ पे तात्पर्य किससे लिया गया है? विवेक संपन्न मनुष्य से। विवेक का मतलब जिसके अंदर सोचने की क्षमता हो, कोई काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी रखता हो। विवेक मनुष्य जो अपने विवेक से काम लेता हो, बुद्धि से काम लेता हो। ठीक है, क्या है? विवेकशील मनुष्य के विवेकशील मनुष्य से है। ठीक है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के आगे आपको लिखना है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। क्या? विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही क्या कहलाती है? पुरुषार्थ कहलाती है। प्रायः मनुष्य के प्रायः मनुष्य के लिए, क्या? मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों के नाम बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला तो धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। ये 4 यहाँ पे पुरुषार्थ बताए गए हैं। कहाँ पर? वेदों में बताए गए हैं मनुष्य के लिए। ठीक है, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त 7वें नंबर। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही ना? बताइए खटाखट कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर क्लियर हो रही हैं। मुझे भी लगे कि हाँ क्लियर हो रहा है। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सरल समाज क्या है? ठीक है, सरल समाज 2020 में पूछा गया प्रश्न था। 21 में पेपर नहीं हुआ, 22 में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको सरल समाज के बारे में यहाँ पे बताना रहेगा। तो आपको यहाँ पे चाहे सरल समाज की आपको परिभाषा ना भी आती हो तो समाज की अगर आप परिभाषा लिख देते हैं तो वो भी आपके लिए चलेगा। तो यहाँ पे आपको बताना रहेगा सरल समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज जो है, जो सरल समाज है, वो एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर, मतलब एक समुदाय नहीं अधिक समुदायों से मिलकर बने बृहद समूह को ही क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है या सरल समाज कहते हैं। जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, जो जिसमें सभी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो उनकी मानवीय क्रियाकलाप होती है उसको करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप की में आचरण, क्या? मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और विवाह आदि की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। मतलब वो क्या करता है? पहले अपने आचरण को अपनाता है, फिर सामाजिक सुरक्षा देखता है, फिर उसके बाद विवाह वगैरह करता है। ये सारी चीज़ें क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। समाज लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले, क्या? जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों में काफ़ी कम मेल जोल कर रखता है। मतलब कह रहे हैं कि समाज एक ऐसा समूह होता है, क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? एक ऐसा समूह होता है
समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के, मतलब जो उसके अंदर अंदर के लोग हैं, मुकाबले क्या करता है अन्य समूह में, जो उसके दूसरे समूह होते हैं उनमें काफ़ी कम मेल जोल रखता है। क्या करता कर पाता है, दूसरे समाज में काफ़ी कम मेल जोल रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दमनकारी कानून क्या है। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो आपको पहले डाल लेना रहेगा दमनकारी कानून। उसके बाद आपको जवाब इस प्रकार से देना होगा कि दमनकारी स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना है। दमनकारी क्या है मेरे प्यारे दोस्त, तो दमनकारी स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रित स्थापित करना ही दमनकारी कहलाता है। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम, क्या यहाँ पे लिख रहा है कि इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो क्या करते हैं, लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। यही क्या कहलाते हैं, दमनकारी कानून कहलाते हैं। अगर आप इनको लिखना चाहें तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि दमनकारी स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना है। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। ये क्या है, आपका दमनकारी कानून है। ठीक है, बात करते हैं आपका जो 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ग संघर्ष क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। वर्ग संघर्ष 2018 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 2018 में पूछा गया था, तो 22 में पूछा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं वर्ग संघर्ष के बारे में प्यारे दोस्त की वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। तो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो आपको इस प्रकार से, पहले वर्ग संघर्ष डाल देना होगा हेडिंग। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होगा कि पूंजीपति और श्रमिक वर्गों, क्या पूंजीपति व या और श्रमिक वर्गों अथवा शोषक या शोषितों अथवा मालिक और मजदूरों में होने वाला संघर्ष ही क्या कहलाता है, वर्ग संघर्ष कहलाता है। जैसे जो पूंजीपति लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, और जो उनके यहाँ काम करते हैं श्रमिक लोग होते हैं, या आप कह सकते हैं जो चूस चूस के खा रहे हैं पैसे को, और जो बेचारे कम पा रहे हैं, अपनी मेहनत का जितना करते हैं उतना नहीं पाते हैं, उनके दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग संघर्ष कहते हैं। मार्क्स के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष अवश्य रूप से सर्वाहार अधिनायक, क्या वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वाहार अधिनायक ही होता है, और अधिनायक की वह अवस्था अपने में सभी वर्गों की समाप्ति और वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण करने की व्यवस्था होती है। यह किसका मानना है, मार्क्स महोदय का मानना है। अगर आप हेडिंग डाल के डाल देंगे कि मार्क्स महोदय के अनुसार अगर देखें वर्ग संघर्ष क्या है, तो ये आपका पेपर, आपका जो उत्तर है उसको और सुंदर बना देगा, और जब आपका पेपर आंसर सुंदर रहेगा तो आपको नंबर भी उसी प्रकार से मिलेगा। ठीक है, इनका कहना है, आपको इस प्रकार से आगे लिखना होगा एक उस वाली लाइन को छोड़ के। इनका कहना है कि वर्ग संघर्ष समाज के विभिन्न वर्गों में विभाजित होने का परिणाम है। जब वर्गों को हित परस्पर टकराते हैं, मतलब कह रहे हैं जब वर्गों के हित परस्पर आपस में टकराते हैं तो वर्ग संघर्ष की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है। मानव इतिहास के प्रत्येक युग में विभिन्न वर्गों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। जैसे पहले आप देख सकते हैं दासत्व युग, और दासत्व युग में मालिकों और दासों के मध्य वर्ग संघर्ष रहता था। पहले जो दासत्व युग होता था, लोगों को दास बना लिया जाता था, तो दास और मालिक के बीच में संघर्ष रहता था। ठीक है, दूसरा लिखा है सामंतवादी युग, इसमें सामंत वर्ग और किसान वर्ग के बीच संघर्ष रहता था। पूंजीवादी युग में पूंजीपति और श्रमिकों के बीच संघर्ष होता रहा है, मतलब हर समय पे हमें संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, मार्क्स ने यह भी बताया है कि आज विभिन्न वर्गों के मध्य होने वाला संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचने की ओर अग्रसर हो गया है। इसमें शोषित वर्ग की संख्या में वृद्धि होती जा रही है।
इस वर्ग का असंतोष इतना अधिक बढ़ गया है कि पूंजीपतियों से इनका संघर्ष क्रांति रूप ले लेगा, जिसका समस्त पूंजीपति वर्ग की समाप्ति हो जाएगी और तभी समस्त संसार शोषण से मुक्त हो पाएगा। ये किसका मानना है? तो ये मानना है मार्क्स महोदय का मानना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वर्ग संघर्ष के बारे में बता देना रहेगा। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वर्ग संघर्ष के बारे में मालूम भी हो गया है कि जब एक श्रमिक लोग अपने मालिक से क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। पूंजीपति से श्रमिक जो होते हैं वो संघर्ष करते हैं। शोषक से शोषितों का जो संघर्ष होता है, ठीक है, मालिक और मजदूरों के बीच जो संघर्ष होता है वही क्या कहलाता है? वर्ग संघर्ष कहलाता है। ऐसे ही आप बना चुना के अच्छे से एकदम सुंदर राइटिंग में लिख लीजिए। भाई साहब हम बता रहे जितने नंबर आपको वहां पे दिए गए सारे के सारे वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है गांधी जी के सर्वोदय पर विचार कीजिए। ठीक है, जो गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत था उसके ऊपर आपको विचार करना है। और ये प्रश्न जो है आपके 2018 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 में आना एकदम तय है। ठीक है, तो देखते हैं जो गांधी जी के सर्वोदय का सिद्धांत है वो किस प्रकार से है। तो आपको उत्तर इस प्रकार से डालना रहेगा कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में सर्वोदय के सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझाया है। उनकी एक आत्मकथा है, उसमें उन्होंने सर्वोदय के सिद्धांत को समझाया है। उसमें उन्होंने 3 पॉइंटें बताई हैं। पहला पॉइंट ये बताया है कि सबकी भलाई में हमारी भलाई क्या है, निहित है, ये उनकी पहली बात थी। दूसरा उन्होंने बताया है कि वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का अधिकार सबको एक समान मिलना चाहिए। मतलब कह रहे हैं जितना वकील को मिलता है उतना ही नाई को मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो है आजीविका जो जीने का अधिकार क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। ये इनका मानना था। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा है कि सदा तथा मेहनत मजदूरी, क्या सादा तथा मेहनत मजदूरी का जीवन अर्थात किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। मतलब जो आप एसी में रहकर खाना खाते हैं वो जीवन नहीं है। ये गांधी जी का क्या था, सर्वोदय विचार था, सर्वोदय पर विचार था। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सर्वोदय के बारे में आपका आ जाता है तो लिख डालोगे, है ना, कि नहीं लिख पाओगे? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट, खटाखट लिखो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? चलिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 बातें बताई गई, सबकी भलाई में हमारी भलाई है, और वकील और नाई को दोनों को बराबर पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि जीविका आजीविका की जो आजीविका का अधिकार होता है वो दोनों का बराबर होता है। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि सदा मेहनत मजदूरी का जीवन ही जीना चाहिए, क्योंकि किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है, बाकी जीवन क्या है, बेकार है। ये इनका मानना था। ठीक है, अब आपका यहाँ पे आ वाला सेक्शन कवर हुआ, मतलब लघु उत्तरीय वाला सेक्शन कवर हुआ। अब हम बात करेंगे खंड बा के बारे में। और खंड बा को हम लघु उत्तरीय के नाम से भी जानते हैं, लघु उत्तरीय के नाम से भी जानते हैं। और इसमें भी आपको नोट करके एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा और वहां पर भी लिखा रहेगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पे आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 क्या होते, 10 प्रश्न हैं। 10 में से आपको केवल 5 करने होते हैं। जैसे 2 नंबर का है तो यहाँ पे और करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है। मतलब या तो आप ये वाला कीजिए, ये दूसरा का जो है, या फिर जो और करके दिया है इसको कीजिए। दोनों में से एक ही आपको क्या करना रहता है मेरे प्यारे दोस्त, करना रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न जो लघु उत्तरीय का है, ठीक है, इसको 200 शब्दों में आपको करना है। तो ये कोशिश रहेगी कि 200 से ज़्यादा ही शब्द आपको बताऊं कि जिससे आप भूलते भूलते 200 शब्द कर ले जाएं। ठीक है, इसमें लिखा है काम्ट के त्रिस्तरीय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। जो काम्ट महोदय हैं उन्होंने त्रिस्तरीय का जो सिद्धांत दिया है उसको आपको स्पष्ट करना है। या फिर और करके एक प्रश्न और दे देगा कि पूंजीवाद पर मैक्स वेबर के विचार बताइए। पूंजीवाद पर मैक्स वेबर का क्या विचार रहा, या तो ये बताइए या तो ये बताइए। तो हम दोनों को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये 10 अगर हम कवर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए इसमें से 5 आपके एकदम फिक्स हैं जो यहीं से पूछ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला आपका कांट का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर डाल देना रहेगा 2 का। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना रहेगा, बिना हेडिंग के आपको लिखना रहेगा, कांट का 3 स्तरीय सिद्धांत इनकी प्रमुख विशेषता कौन सी पॉजिटिव फिलॉसफी में मिलता है। पहले आपको भूमिका बना देनी रहेगी, यही बताना रहेगा कि जो कांट का त्रिस्तरीय सिद्धांत है ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक फेमस बुक थी जिसका नाम था पॉजिटिव फिलॉसफी, उसी में इनका ये सिद्धांत मिलता है। यह सिद्धांत सामाजिक विचारधारा एवं सामाजिक विज्ञान की रचना के क्षेत्र में
कांट का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये सिद्धांत है, ये अगर आप देखना चाहें तो सामाजिक विचारधारा और जो सामाजिक विज्ञान है, दोनों की रचना के क्षेत्र में ये क्या करता है, कांट का एक महत्वपूर्ण योगदान हमें दिखाता है। यह नियम कांट के समाजशास्त्र पर आधार है, का आधार है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये नियम है, ये कांट के जो समाजशास्त्र रहा है उसका क्या रहा है, आधार रहा है। इस नियम के अनुसार सामाजिक विकास का अध्ययन मानव के बौद्धिक विकास के स्तर पर के आधार पर किया जाता है। मतलब इनका कहना ये है कि जो ये नियम है, ये सामाजिक विकास का अध्ययन मानव के बौद्धिक विकास के विकास के स्तर के आधार पर क्या किया जाता है। मानव के बौद्धिक विकास को निम्न 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। इन्होंने 3 भागों में बाँटा है। जो मानव का बौद्धिक विकास है, इसको 3 भागों में बाँटा है, 3 स्तरों में बाँटा है। पहला क्या है, धार्मिक या काल्पनिक अवस्था या फिर स्तर। मानव का जो विकास होता है, बौद्धिक विकास, पहला तो यही होता है कि वो या फिर अ, धार्मिक या फिर काल्पनिक दोनों अवस्था या फिर स्तर कह सकते हैं, पहले इस पे इसका दिमाग डेवलप होता है। इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको डाल देना रहेगा पॉइंट नंबर 1, धार्मिक या काल्पनिक अवस्था या स्तर, ठीक है। इसका आंसर आपको इस प्रकार से देना रहेगा कि धार्मिक हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना रहेगा, धार्मिक अवस्था में संपूर्ण सामाजिक घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर की जाती है। मतलब कह रहे हैं जो धार्मिक अवस्था में संपूर्ण जो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या होती है, हम उसकी जो व्याख्या करते हैं वो किस पर करते हैं, धर्म के आधार पर करते हैं। मनुष्य स्वभावतः प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना करता है। मतलब कहते हैं जो मनुष्य होता है, वो स्वभावतः प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी मौलिक शक्ति की क्या करता है, कल्पना करता है। मानव यह मानता था कि कोई भी घटना अलौकिक शक्ति की क्रिया का ही परिणाम है। मतलब कह रहे हैं कि एक तो आपको समझ सकते हैं लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लौकिक और अलौकिक को समझाना ऐसे 2 शब्दों में कोई वो बात नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, एक वीडियो पर्सनल बनाएँगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मानव है, ये पहले ये यह समझता था कि कोई भी जो घटना होती है वो अलौकिक शक्ति की क्रिया का ही परिणाम होती है। जब यदि मानव किसी बात को समझने में अक्षम था, मतलब असक्षम आप कह सकते हैं उसको, जब वो किसी बात को नहीं समझ पाता था, तो वह घटना की व्याख्या इस प्रकार कल्पनाओं के आधार पर करता था। मतलब कह रहे हैं जब कोई घटना को वो समझ नहीं पाता था, तो वो क्या करता था मेरे प्यारे दोस्त, उसको अपने कल्पना कुछ अपने दिमाग में चलाता था, गोल-गोल घुमाता था दिमाग को, गोल-गोल, गोल-गोल घुमा के, फिर उसके बाद जो उसके दिमाग में बातें बनती थी, उसी को कह देता था कि ये घटना का यही परिणाम है, ठीक है? उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि आपको जब मनुष्य ने बिजली को चमकते, बादलों को रगड़ते, पेड़-पौधों को उगते और फलते-फूलते देखा, तो इनमें उसने अलौकिक शक्तियों की कल्पना की, जो कि इन घटनाओं को नियंत्रित और निर्देशित करती है। मतलब कह रहे हैं कि जब बादल में बिजली चमकी, ठीक है? गर्जना हुई, जब बादल रगड़ते हैं तो आवाज़ें आती हैं, वो जब सुना, पेड़-पौधों को निकलते देखा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए फलते-फूलते देखा, तो उसको लगा कि कोई बाहरी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, जो क्या करती है, इन चीज़ों को नियंत्रित करती है। मोटी-मोटा आप समझ लीजिए, लौकिक का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो लौकिक होती हैं। अलौकिक मतलब जिनको हम बाह्य शक्ति मानते हैं, बाहर से कोई शक्ति चलाती है, जिससे भगवान वगैरह को जो मानते हैं, भगवान को मैं भी मानता हूँ, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलौकिक शक्ति होती हैं, ठीक है? तो वो ये मानता था कि ये कोई अलौकिक शक्ति है, जो इसको नियंत्रित करती है और इसको निर्देशित करती है, ठीक है? और वही इनका प्रथम और अंतिम कारण है। इसका कारण वही क्या है, अलौकिक शक्ति पहला ही कारण और आखिरी दोनों कारण अलौकिक शक्ति ही है, ठीक है? कांट ने इस स्तर के 3 विभागों का उल्लेख किया है। जो कांट महोदय हैं, उन्होंने ये धार्मिक या काल्पनिक अवस्था का 3 भागों में बाँटा है। पहला बाटा है जीवित सत्तावाद, दूसरा बाटा है बहुदेववाद, तीसरा बाटा है एकेश्वरवाद, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है, पहले आपको का नंबर डाल देना रहेगा, जीवित सत्तावाद। इसमें प्रत्येक वस्तु में जीव की कल्पना की गई है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। मतलब यहाँ पे जो जीवित सत्तावाद है, इसमें ये माना गया है कि प्रत्येक वस्तु में जो है जीवन पाया जाता है, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो निर्जीव हो, सब में जीवन पाया जाता है, ठीक है? आपको फिर दूसरा नंबर हेडिंग डाल देनी रहेगी, खा, उसमें लिखा है बहुदेववाद।
ठीक है, इसको आपको डालना है बहुदेववाद। इसमें आपको लिखना है इस स्तर पर विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई है। इस स्तर पर क्या की गई है, बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनको कल्पना की गई है, जिनका संबंध विभिन्न प्रकार की घटनाओं से था। मतलब जो बहुत सारी घटनाएं हुई उनका संबंध उसी से देखा गया है। इस अवस्था में अनेक देवताओं की कल्पना करते हुए बहुदेववाद का जन्म हुआ है। मतलब कह रहे हैं कि इस अवस्था में क्या हुआ, अनेक देवताओं की कल्पना की गई है और करते हुए बहुदेववाद को जन्म दिया गया है। ठीक है, आपको तीसरी हेडिंग डालनी रहेगी गा। इसको लिख सकते हैं एकेश्वरवाद। जब मनुष्य यह सोचता है कि संसार की प्रत्येक घटना का संचालन एक ही ईश्वर द्वारा होता है, मनुष्य जब ये मानने लगे कि जो कुछ भी हो रहा है यह केवल एक ईश्वर के द्वारा ही होता है, ठीक है, इस अवस्था में अनेक देवताओं की कल्पना करने और बहुदेववाद का जन्म हुआ है। मतलब सॉरी, बहुदेववाद कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जब एक ही देवता को माना जाता है और अन्य सब उसके द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, मतलब और सारी चीज़ें जो हुई हैं वो उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं, तो एकेश्वरवादी की भावना का जन्म हुआ, जो धर्मशास्त्री या काल्पनिक स्तर का अंतिम चरण था। मतलब जो धर्मशास्त्री और काल्पनिक लोग थे, ये लास्ट में यही माना गया कि सारी शक्तियाँ एक हैं। पहले स्टार्टिंग में तो ये माना गया कि सभी में जीवन पाया जाता है, फिर बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवता होते हैं, किसी के लिए अल्लाह, किसी के लिए भगवान, किसी के लिए कृष्ण। फिर लास्ट में जो आपके महान से महान लोग निकल के आए, तो लास्ट में ये निर्णय निकला कि जो है वो एक ही है, अल्लाह, ईश्वर और जो कुछ भी हैं इन सभी लोग एक ही सत्ता है, बस इनका नाम अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, फिर आपने पहला बता दिया था कौन सा, जो मानव का बौद्धिक स्तर था उसको 3 भागों में बाँटा गया था, विभाजित किया गया था। स्तर का जो विकास होता है, बौद्धिक स्तर का विकास होता है, उसको 3 स्तर में बाँटा था। पहला जो का था कौन-सा था? धार्मिक या काल्पनिक अवस्था स्तर, ये आपका समाप्त हुआ। दूसरा आपको डालना रहेगा तात्विक या फिर दार्शनिक या अमूर्त अवस्था। तात्विक या फिर दार्शनिक या फिर अमूर्त अवस्था में बौद्धिक, मानव के बौद्धिक का क्या होता है? विकास होता है, मनुष्य की जो बुद्धि होती है इसका विकास होता है। इसमें आपको पहले ये हेडिंग डाल देनी रहेगी 2 नंबर डाल के, तात्विक, दार्शनिक या फिर अमूर्त अवस्था। ठीक है, यह अवस्था धार्मिक या वैज्ञानिक अवस्था के बीच की है। मतलब कह रहे हैं कि ये अवस्था जो होती है ये धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों अवस्था के क्या होती है, बीच की होती है। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मनुष्य की तर्क शक्ति भी बढ़ाई गई है। मतलब कह रहे हैं कि जो मस्तिष्क के विकास के साथ साथ क्या होती है, जो मनुष्य की तर्क शक्ति होती है इसको भी बढ़ाया जाता है। और इस अवस्था में मनुष्य यह सोचने लगता है कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या है, उपस्थित नहीं होता। मतलब वो ये मानने लगता है कि जो हर घटना होती है सभी के पीछे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर तो नहीं शामिल होता है कि सामने आकर के किसी चीज़ को बताए कि हाँ हाँ ये मेरे कारण हुआ है। ठीक है, तो वो ये मानने लगता है। ठीक है, मानव में जो कुछ भी घटित होता है, मानव में जो कुछ भी क्या होता है, घटित होता है, उसकी व्याख्या ईश्वर के आधार पर नहीं वरन अदृश्य या निराकार शक्ति के आधार पर जो कुछ भी हो रहा है वह शाश्वत एवं स्वयं के में पूर्ण है। मतलब ये माना जाने लगता है कि ये देवता नहीं, जो कुछ भी हो रहा है कोई ऐसी शक्ति है, बाह्य शक्ति है, ठीक है, अदृश्य शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, वही क्या करती है, इन सारी चीज़ों को करवाती है। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। फिर आगे लिखना है आपको कि प्रथम और दूसरी अवस्था में अंतर केवल यह है कि प्रथम अवस्था में ईश्वर की कल्पना मूर्त वस्तु में की जाती है। मतलब कह रहे हैं पहला जो अवस्था हुई थी उसमें यही केवल कल्पना हुई है कि उसमें जो ईश्वर को माना गया उसको एक मूर्त के रूप में, मतलब उसको एक रूप दिया गया है। ठीक है, किंतु दूसरी अवस्था में उस ईश्वर को अमूर्त या फिर अज्ञेय माना गया है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो दूसरी अवस्था हुई इसमें ईश्वर की कोई कोई रूप नहीं माना गया अमूर्त है, उसकी कोई रूप नहीं है। ठीक है, और अज्ञेय माना गया है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जो सभी वस्तुओं में उपस्थित होता है और वो सभी वस्तुओं में पाया जाता है। पेन, पेंसिल, पत्थर, जो कुछ भी आपके आमने सामने दिख रहा हो, बेड, कुर्सी, दरवाजा, जो कुछ भी दिख रहा हो वो सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है, ईश्वर पाया जाता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो आपने 2 कारण बौद्धिक विकास के देख लिए। पहला कौन सा देख लिया था आपने, तो पहला देख लिया था धार्मिक या काल्पनिक अवस्था या स्तर। दूसरा आपने देख लिया था तात्विक, दार्शनिक या अमूर्त अवस्था। तीसरा आप देखेंगे कौन सा, प्रत्यक्षवादी या फिर वैज्ञानिक अवस्था। तीसरी अवस्था आपकी कौन सी आ जाती है, हेडिंग आपको डालना है तीसरी नंबर और यहाँ पे लिखना है प्रत्यक्षवादी या फिर वैज्ञानिक अवस्था। इस अवस्था में मानव मस्तिष्क
इस अवस्था में क्या होता है, जो मानव मस्तिष्क होता है धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और वैज्ञानिक आधार पर करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो कुछ भी घटना होती है इसमें मनुष्य का जो बुद्धि होती है ये धार्मिक, पहले तो धर्म से दूर हो जाता है, फिर कल्पना करना भी बंद कर देता है। वो जिन चीज़ों को देखता है उनको क्या करता है, उनकी व्याख्या तर्क के आधार पर या फिर वैज्ञानिक के आधार पर करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क निरीक्षण तथा वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं तथा तथ्यों को जानने का प्रयास करता है। चूंकि घटनाओं को समझने का यही वास्तविक निर्भर योग्य साधन है। ठीक है, इस स्तर पर ज्ञान का संग्रहण ही एक अत्यंत और एकमात्र उद्देश्य होता है। वैज्ञानिक नियमों का निर्माण इस स्तर में संभव है और उन्हें समस्त घटनाओं पर लागू किया जाता है। कांट का कहना है कि कि उक्त तीन अवस्थाओं का सिद्धांत, पहले फिर आपने ये आपको तीसरा जो है हेडिंग कंप्लीट करनी रहेगी, फिर आपको लिखना रहेगा लास्ट में ये एक लाइन छोड़ के कि कांट का कहना है कि उक्त तीन अवस्थाओं का सिद्धांत व्यक्ति, समाज एवं बौद्धिक तथा सामाजिक जीवन पर लागू होता है, अर्थात यह सभी इन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। विज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं का विकास भी इन्हीं स्तरों से हुआ है। यहीं पे कह के आपको इस प्रश्न को जो है समाप्त कर देना रहेगा। जो आपका कांट के तीन स्तरीय सिद्धांत थे, इसके बारे में आपकी जानकारी हो गई होगी। ठीक है, बात करते हैं। आपका दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूंजीवाद, क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि पूंजीवाद पर मैक्स वेबर के विचार बताइए। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका भी जवाब देना होगा कि पूंजीवाद पे जो मैक्स वेबर का विचार था वो क्या था, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसको भी देखने का प्रयास करते हैं, 200 शब्दों में लिखना है। ये इतना लंबा नहीं खींचेंगे लेकिन फिर भी देखेंगे कि कितना हो सकता है। तो आपको यहाँ पे पहले आपको प्रश्नोत्तर डाल देना रहेगा, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि वेबर का मत है कि पूंजीवाद अर्थतंत्र विभिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं में मौजूद रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी हैं, अर्थतंत्र है, अर्थतंत्र मतलब पैसों से संबंधित जो तंत्र होते हैं, विभिन्न ऐतिहासिक अवस्थाएं, बहुत सी ऐतिहासिक अवस्थाएं हुई जिनमें क्या रहे हैं, ये सारे मौजूद रहे हैं। लेकिन आधुनिक पूंजीवाद का स्वरूप इनमें पूर्णतः भिन्न है। मतलब कह रहे हैं कि जो आधुनिक पूंजीवाद है इसका स्वरूप इनसे क्या है, बिल्कुल भिन्न देखने को, अलग देखने को मिलता है। इन्हीं विशेषताओं को वेबर ने पूंजीवाद की प्रेरणा कहा है। इन्होंने क्या कहा है, वेबर महोदय ने इन्हीं विशेषताओं को क्या कहा है, पूंजीवाद की प्रेरणा कहा है। इसका तात्पर्य धन को संचय करने वाली रुचियों तथा इनमें संबंधित क्रियाओं से है। मतलब इनका कहना यह है कि जो इसका तात्पर्य है वो धन संचय, संचय का मतलब होता है इकट्ठा, तो धन संचय करने वाली रुचियों, ठीक है, तथा इनसे संबंधित क्रियाओं से होता है। धन संचय में जो धन इकट्ठा करने की आपकी रुचि होती है उससे, और उसमें जो आप विधि का निर्माण करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं, उसी से होता है। ठीक है, आगे आपको डालना रहेगा वेबर के अनुसार। अगर देखें तो वेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद की प्रेरणा के प्रमुख तीन लक्षण हैं। आपको यहाँ पे तीन लक्षण बताने हैं। ठीक है, प्रमुख निम्न लक्षण है, तीन लक्षण नहीं, निम्न लक्षण है। कई लक्षण है इसके, चार पांच आपको कम से कम बताने रहेंगे। तो आधुनिक पूंजीवाद की प्रेरणा के प्रमुख निम्न लक्षण है। पहला आपको बताना रहेगा कि वैज्ञानिक ढंग पर व्यवस्थित व संगठित तथा व्यक्तिगत संपत्ति के ऊपर आधारित व्यवसाय। मतलब पहला इन्होंने क्या बताया है, पहला लक्षण इन्होंने बताया है कि वैज्ञानिक ढंग से पर व्यवस्थित और संगठित, क्या व्यवस्थित हो या फिर संगठित हो, तथा व्यक्तिगत संपत्ति के ऊपर आधारित व्यवसाय ही, ये इन्होंने पूंजीवाद का क्या बताया है, पूंजीवाद की प्रेरणा का, आधुनिक पूंजीवाद की प्रेरणा का पहला लक्षण बताया है। दूसरा लक्षण इन्होंने ये बताया है कि बाजार के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना होगा। तीसरा लक्षण उन्होंने ये बताया है कि धन के लिए वस्तु का उत्पादन करना होगा। चौथा लक्षण इन्होंने ये बताया है कि कार्य के प्रति उत्साह रहता है। पांचवा लक्षण उन्होंने ये बताया है कि कार्य कुशलता तथा पेशे के प्रति निष्ठा रहती है। ठीक है, ये इन्होंने पांच लक्षण बताए हैं। वेबर महोदय ने आधुनिक पूंजीवाद की प्रेरणा के पांच लक्षण, इन्होंने प्रमुख लक्षण बताए हैं। ठीक है, आगे आपको देखना रहेगा, आगे लिखना रहेगा, इस प्रकार से वेबर का मत है कि आधुनिक पूंजीवाद की व्यवस्थाएं, ठीक है, मतलब आपको इस प्रकार से लिखना रहेगा कि इस प्रकार वेबर का मत है कि आधुनिक पूंजीवाद में व्यवसाय मनुष्य का एक लक्ष्य तथा दैनिक जीवन का एक प्रधान अंग बन गया है।
कार्य को मनुष्य के लिए आकस्मिक नहीं माना जाता है, बल्कि यह समझा जाता है कि केवल काम के वास्ते ही मनुष्य जिंदा है। व्यावसायिक कर्म को ही पेशा मान लिया जाता है, जो कि मनुष्य को अपने पेशे को ईमानदारी, लगन और धर्म पूर्वक निभाने का उत्तरदायित्व सौंपता है। वेबर ने इस उत्तरदायित्व को व्यावसायिक नैतिकता कहा है। क्या कहा है? जो आपको ये उत्तरदायित्व मिलता है, इसी को इन्होंने क्या कहा है? व्यावसायिक नैतिकता कहा है। वेबर का मत है कि इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों का मूल्यांकन उनकी कार्यकुशलता पर के आधार पर किया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो व्यक्ति का उनका मानना ये है कि जो व्यक्ति का मूल्यांकन होता है वो कितने अच्छे से अपने कार्य को कर सकता है, उसके आधार पर हम करते हैं। जो अधिक कार्यकुशल होते हैं उन्हें अधिक पारिश्रमिक मिलता है। जो कम कार्यकुशल होते हैं उन्हें कम पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है। इस प्रकार पूंजीवाद समाज मनुष्य को सर्वप्रथम एक काम करने वाले के रूप में लेता है, भले ही उसका पेशा या व्यवसाय किसी प्रकार का हो। मतलब यहाँ पे ये मान रहे हैं कि जो समाज होता है ये पहले क्या करता है, पूंजीवादी जो समाज होता है जिसमें पैसों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसमें मनुष्य को जो है पहले क्या किया जाता है, एक काम वाले के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब वो आपका पेशा या फिर व्यवसाय कोई भी क्यों ना हो। ठीक है। वेबर का मत यह भी है कि आधुनिक पूंजीवाद के अनुकूल अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे व्यक्तियों का होना आवश्यक है जिनकी मानसिक मानसिक संरचना तथा आचरण का एक विशेष प्रकार हो। ठीक है। आक्रमण, अंधविश्वासी और अकुशल व्यक्तियों द्वारा पूंजीवाद की अनुकूल अर्थव्यवस्था की रचना करना संभव नहीं है। इसके लिए व्यक्ति का एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा एक विशेष प्रकार का आचरण होना चाहिए। यह तभी संभव है जब एक विशेष प्रकार की सामाजिक स्थिति हो। आई होप ये जो आपका पूंजीवाद का, मैक्स वेबर का पूंजीवाद का सिद्धांत तथा विचार था, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि मार्क्स के अनुसार राज्य और वर्ग संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। थोड़ा जल्दी खींचने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया, 45 मिनट हो गया और आपके अभी लघुत्तरीय भी समाप्त नहीं हो पाएंगे हैं, तो थोड़ा स्पीड में खींचने का प्रयास करेंगे। आप इन चीज़ों को साथ साथ में लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो अगर ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, और हाँ, वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर सक्रिय रहो, जिससे हमको लगता रहे कि हाँ आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है। बात करें जो आपका ये तीसरा नंबर प्रश्न है कि मार्क्स के अनुसार राज्य और वर्ग संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब आपको इस प्रकार से देना होगा कि राज्य भी उत्पादन के अवरोध उत्पन्न करके वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित करता है। जो राज्य होता है ये क्या करता है, उत्पादन के अवरोध उत्पन्न करके, जो उत्पादन है वो क्या उत्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध का मतलब रुकावट करके वर्ग संघर्ष को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। मार्क के अनुसार देखें तो राज्य एक ऐसी मशीन है, जो राज्य है वो एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से शासक वर्ग की इच्छाएं शासित लोगों के ऊपर लादी जाती हैं। ठीक है। राज्य सत्ता के अस्तित्व में आते ही वर्ग संघर्ष का उद्भव हुआ, इसीलिए छोटे वर्गों के हित में सशस्त्र शक्ति का आवश्यक समझा गया। ठीक है। आप बात आगे देखते हैं। दूसरी आपको हेडिंग डाल देनी रहेगी कि एंजिल के शब्दों में अगर देखें तो, जो एंजिल के शब्दों में देखें तो इस प्रकार की सार्वजनिक शक्ति प्रत्येक राज्य में होती है। जो ये सार्वजनिक शक्ति होती है प्रत्येक राज्य में पाई जाती है। इनमें न केवल सशस्त्र संघर्ष होते हैं बल्कि विभिन्न प्रकार के कारागृह तथा दमन करने वाली दूसरी अवस्थाएं भी होती हैं। ये किसका मानना है? एंजल्स जी का मानना है। आगे आपको लिखना रहेगा एक लाइन छोड़ के कि राज्य शक्ति का उद्देश्य सुविधा प्राप्त वर्गों के हित में बनाए रखना है। ठीक है। शासक वर्ग इस शक्ति द्वारा अपने वर्ग हितों को कायम रखता है। ठीक है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी रहेगी, फिर आपको लिखना रहेगा मार्क्स के अनुसार उत्पादन की व्यवस्था के ऊपर आधिपत्य रखने वाला वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए सदैव सरकारी मशीन का उपयोग करता है। मौजूदा व्यवस्था में बदलाव हेतु प्रयत्नशील लोगों को दबाने
ठीक है, प्रयत्नशील लोगों को दबाने में सदैव सरकारी मशीनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना रहेगा कि मार्क्स के अनुसार देखें तो मार्क्स के अनुसार सरकारी व्यवस्था को हटाए बिना ऊंची ऊंची उत्पादन व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है। मजदूर वर्ग के लिए आवश्यक है कि वह आंतरिक और बाहरी शक्तियों से अपने वर्ग की हितों की रक्षा के लिए अपनी शारीरिक व्यवस्था कर अपने लिए केंद्र या केंद्रीय तंत्र तैयार करे। इस प्रकार मार्क्स ने सर्वाहार वर्ग अधिनायकत्व की बात की है। सर्वाहार वर्ग के द्वारा स्थापित अधिनायकत्व, थोड़ा प्रोनुंसिएशन में दिक्कत हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मार्क्स की दृष्टि से पूर्ण जनवादी शासन है, क्योंकि सर्वाहार द्वारा चलाए गए आंदोलन बहुसंख्यकों के होते हैं। ठीक है, फिर आपको एक हेडिंग डालनी रहेगी, सर्वाहार का अधिनायकत्व। ठीक है, आपको हेडिंग डालनी रहेगी, सर्वाहार का अधिनायकत्व। इसको थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही प्रोनुंसिएशन में, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें आपको फिर लिखना रहेगा, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के संदर्भ में सर्वाहार के अधिनायकत्व की चर्चा की है। ठीक है, फिर आपको लिखना रहेगा, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अनुसार इतिहास में इसके पहले जितने भी आंदोलन थे उनमें मजदूर आंदोलन विशाल बहुसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक हित चलने वाला स्वतंत्र और सचेतन आंदोलन है। इस प्रकार के आंदोलन की सफलता पश्चात सर्वाहार का अधिनायकत्व की स्थापना होती है। इस प्रकार की क्रांतियां व्यापक परिवर्तन की सूचक होती हैं। इसके पश्चात सरकारी मशीनरी मजदूर वर्ग के पक्ष में हो जाती है। ठीक है, फिर आगे आपको हेडिंग डालनी होगी कि मार्क्स के शब्दों में देखें तो उन्होंने बताया है कि वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वाहार अधिनायकत्व ही होता है, और अधिनायकत्व की यह अवस्था अपने आप में सभी वर्गों की समाप्ति एवं वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण करने की अवस्था होती है। वर्ग संघर्ष समाज के विभिन्न वर्गों में विभाजित होने का परिणाम है। वर्ग के हित परस्पर टकराते हैं। सफलता नहीं, फलतः वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। मार्क्स के अनुसार सर्वाहार वर्ग के अधिनायकत्व देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, के पश्चात ही यह वर्ग संघर्ष की स्थिति समाप्त हो सकती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में राज्य की स्थापना ही आवश्यक नहीं होगी। ठीक है, आपको एक आखिरी लिख देना रहेगा कि एंजल्स महोदय के अनुसार, फिर वहाँ पे आपको बताना रहेगा कि व्यक्तियों के ऊपर शासन नहीं होगा, ये एंजल्स का मानना है, केवल उनके स्थान पर वस्तुओं की व्यवस्था और उत्पादन की प्रक्रिया का संचालन होगा। ये किसका मानना था? एंजल्स। तो यहाँ पर आपका जो मार्क्स के अनुसार राज्य और वर्ग संघर्ष का को स्पष्ट करना था, वो यहाँ पे आपका क्या हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें और करके एक प्रश्न और दे दिया गया है कि तीसरा का मर्जी का है तो मार्क्स के अनुसार वाला लिखिए, या फिर आप यहाँ पे दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के आपको क्या करने रहेंगे, प्रकार बताने रहेंगे। ठीक है, जो अनुसार दुर्खीम जी के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार हैं यहाँ पे आपको बताने रहेंगे। तो यहाँ पे जो दुर्खीम ने 3 आत्महत्या के प्रकार को बताया है, आपकी बुक में जो मिलता है, ठीक है, उन तीनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले लिखना रहेगा, दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं। फिर आपको लिख देना रहेगा एक एक करके। पहला क्या रहेगा? स्वार्थमय आत्महत्या। दूसरा रहेगा परमार्थमय आत्महत्या। तीसरा रहेगा स्वाभाविक आत्महत्या। ठीक है, फिर हेडिंग आपको डालनी है 1 नंबर स्वार्थमय आत्महत्या। ठीक है, इसके बारे में लिखना रहेगा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की आत्महत्या में स्वार्थ या फिर हम का तत्व, जिसे हम ईगो कहते हैं इंग्लिश में, प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसमें व्यक्तिवाद की भावना प्रबल होती है और व्यक्तिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाने लगता है। व्यक्ति और समाज को जोड़ने में सामाजिक संबंधों का महत्वपूर्ण योगदान है। जब ये संबंध शिथिल पड़ जाते हैं, व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करता है, सामाजिक नियंत्रण शिथिल हो जाता है, सामाजिक एक मत समाप्त हो जाता है, व्यक्ति अपने मन में इतना अधिक विलीन हो जाता है कि दूसरे से सर्वथा अलग हो जाता है। अब जो व्यक्ति अत्यंत एकाकी रह जाते हैं, उनके लिए आत्महत्या सरल हो जाती है। आधुनिक युग में इस प्रकार की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि मनुष्य
मनुष्य व्यक्तिवादी होता जा रहा है। व्यक्तिवादी का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो केवल अपने आप से मतलब रख रहा हो, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द आपको न समझ में आए बोल दीजिए, मैं उनका अर्थ बताता रहूँगा, ठीक है। यह वह स्वार्थी होता जा रहा है और समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ उसके संबंध अवैयक्तिक होते जा रहे हैं। मतलब वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि नहीं देखता, बस वो देख रहा है इसमें हमारा लाभ है बस, ठीक है। बाद में वही चीज़ें उसके ऊपर भारी पड़ जाती हैं, फिर उनको सोचते-सोचते वो उसके पास केवल एक रास्ता बचता है कि हम आत्महत्या कर लें, और वो आत्महत्या कर लेता है। प्रत्येक दशा में एक दूसरे की अपेक्षा की जाती है। इस अपमानजनक परिस्थिति में अहम की रक्षा आत्महत्या करके की जाती है। मतलब कह रहे हैं इसमें जो इस अवस्था में जो अहम की रक्षा होती है, वो आदमी सोचता है कि अब हम आत्महत्या कर लें, बस यहीं से हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। दूसरा लिखा है कि परमार्थमय आत्महत्या। क्या परमार्थमय आत्महत्या? इसमें आपको बताना रहेगा कि इलियट और मैरिल के अनुसार, ये हेडिंग डाल के लिखना रहेगा, इलियट और मैरिल के अनुसार इस प्रकार की आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति और समूह के बीच अत्यंत घनिष्ठ और निकट संबंध होता है। इस प्रकार की आत्महत्याएं उस समाज में अधिक पाई जाती हैं जहां सामाजिक स्थिरता अधिक होती है। इस प्रकार की आत्महत्या उन समाज में अधिक होती है जहां समूहवाद की भावना प्रबल होती है। व्यक्तिवाद को महत्व नहीं दिया जाता है। समाज में जहां समूहवाद की भावना प्रबल होती है, व्यक्तिवाद को महत्व नहीं दिया जाता है। समाज से भिन्न वह अपना अस्तित्व नहीं समझता, तो इस प्रकार की आत्महत्याएं होती हैं। आगे आपको लिखना है कि देश के लिए मर मिटने वाले युद्ध में शत्रु के साथ लड़ते हुए प्राण दे देने वाले समुदाय के लिए हर समय प्राण न्यौछावर रखने वाले व्यक्ति की आत्महत्या की इसी कोट में आती है, ठीक है। जो व्यक्तियों की आत्महत्याएं होती हैं वो इसी कोट में आती हैं। जो अपने देश के लिए खुशी खुशी क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं, वो भी इसी वाले में आते हैं। किसमें? परमार्थमय आत्महत्या वाले में आते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर जो है, तीसरी आपकी जो आत्महत्या का प्रकार है वो है स्वाभाविक आत्महत्या, ठीक है। स्वाभाविक आत्महत्या, जिसे हम एनोमिक सुसाइड भी कहते हैं, इसको हम देखते हैं। इसमें आपको हेडिंग डाल के लिखना रहेगा, इस प्रकार की आत्महत्याएं सामाजिक परिस्थिति का परिणाम होती हैं। समाज का संतुलन जब एकाक समाप्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने को समाज में बदली हुई परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, वह आत्महत्या कर बैठते हैं। जैसे बैंकों के फेल हो जाने से या व्यापार में नुकसान हो जाने से जो आत्महत्याएं की जाती हैं, इसी कोट में आती हैं, ठीक है। बात करें आत्महत्या का कारण, सिर्फ दरिद्रता नहीं है अपितु यह सामाजिक असंतुलन का कारण होती है। पराजित व्यक्ति पराजय स्वीकार करना नहीं चाहता है। धनी व्यक्ति दिवालिया बनकर नहीं रहना चाहता है, तथा जो मर्यादापूर्ण व्यक्ति होता है वो अपमानित नहीं होना चाहता है। ऐसी स्थिति में आत्महत्या ही एकमात्र सहारा रह जाता है, और ये सारी आत्महत्याएं स्वाभाविक आत्महत्या में आती हैं, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न जो है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नौकरशाही का अर्थ बताइए। आपको यहाँ पे नौकरशाही का अर्थ बताना रहेगा, ठीक है। तो नौकरशाही का अर्थ अगर आपको बताना रहेगा तो आपको हेडिंग डालना होगा नौकरशाही। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा कि नौकरशाही अंग्रेजी भाषा के ब्यूरोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है वो फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका अर्थ होता है मेज या फिर डेस्क, ठीक है। क्या होता है? मेज या फिर डेस्क। अभी भी खांसी थोड़ा बहुत आ रही, ज़्यादा तेज बोलने लगते हैं तो खांसी आने लगती है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो है एडजस्टमेंट करते रहिएगा। आगे आपको लिखना रहेगा कि मेज का यह अर्थ लिखने वाली मेज से है। मतलब कह रहे हैं कि जो मेज का अर्थ है वो लिखने वाली मेज से है, जिस पे आप देख कुछ भी रख के लिखते हैं। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को फाइनर में मेज प्रशासन कहकर संबोधित किया। किसने? आपके जो फाइनर महोदय हुए हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को क्या बताया? तो आपके फाइनर महोदय ने, उन्होंने क्या कहा है? ब्यूरोक्रेसी को मेज प्रशासन कहकर क्या किया है? संबोधित किया है, पुकारा है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ब्यूरो का दूसरा अर्थ क्या होता है? पद, और या फिर आप कह सकते हैं पद का स्थान। क्या कह सकते हैं? पद का स्थान। ऐसी स्वाभाविक तौर पर ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है अधिकारियों का शासन, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ पे आप ले सकते हैं। तबीयत थोड़ा बहुत जो है अभी खराब हो रही, तो ये आपका वीडियो पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। इसके आगे जो चौथा नंबर का और है, इसका क्वेश्चन जो है हम अगली बार से जो है दूसरे वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है, स्वास्थ्य ही धन है।
ऐसा कहा गया है। तो अगर हम सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहेंगे। थोड़ा अभी दवा-ववा लेनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए देखते हैं। आगे फिर आपको लिखना रहेगी कि अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी के लिए हिंदी में अनेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला तो आप यहाँ पे बता सकते हैं नौकरशाही, दूसरा सेवक तंत्र, तीसरा अधिकारी, चौथा राज्य। ये सारे शब्द ब्यूरोक्रेसी के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों में नौकरशाही ही सबसे अधिक प्रचलित है, मतलब कह रहे हैं इन अर्थों में सबसे पहला कौन सा, सबसे प्रचलित कौन सा है, नौकरशाही है। जहाँ जिन अर्थों में नौकरशाही की विवेचना की जाती है वह आधुनिक विचार है। वह क्या है? आधुनिक विचार है। नौकरशाही उस व्यवस्था को कहते हैं जिनके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथों में होता है जो प्रशासन द्वारा उस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये कर्मचारी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किए होते हैं, ठीक है, मतलब विशेष प्रकार की पढ़ाई किए होते हैं। इस व्यवस्था में कार्य स्वयं ही निर्जीव मशीन की भांति सोपान विधि की सहायता से होता है। ये कर्मचारी जनता की अपेक्षा अपने उच्च अधिकारियों के प्रति अधिक उत्तरदायी होती हैं, ठीक है, मतलब अपने जब जनता को कम इनको जवाब देना होता है, ज़्यादातर अपने से जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको जवाब देना होता है। उच्च अधिकारियों के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगली हेडिंग डाल देनी रहेगी कि मैक्स वेबर के महोदय के अनुसार देखें तो वहाँ पे आपको बताना रहेगा कि यह एक प्रकार का प्रशासकीय ढंग है। क्या है? प्रशासकीय ढंग है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता तथा मनुष्यता का अभाव आदि इन अनेक लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरे आपके महोदय डाल देना रहेगा कि लास्की महोदय के अनुसार आपको डाल देना रहेगा, ठीक है। नौकरशाही का अर्थ लास्की महोदय ने क्या बताया है? तो उन्होंने यह बताया है कि यह एक व्यवस्था है जिसका पूर्ण रूपेण नियंत्रण अधिकारियों के हाथों में होता है और वे इतने स्वेच्छाचारी होते हैं कि उन्हें नागरिकों की निंदा करते समय भी शंका का हिचकिचाहट नहीं होती है। मतलब कह रहे हैं कि शंका एवं हिचकिचाहट नहीं होती। अगर इनको नागरिकों की क्या करनी पड़े मेरे प्यारे दोस्त, निंदा करनी पड़े, उनके बारे में बुराई बात करनी पड़े तो वो क्या करते हैं, तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती उनको और तनिक भी जो है इनको शंका नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नौकरशाही का अर्थ समाप्त होता है, ठीक है। नौकरशाही वाला जो आगे का पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई क्या पड़ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि थोड़ी बहुत तबीयत जो है बिगड़ रही है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।